मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और चिड़िया से पूछा कि उसका घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो लगातार इसी तरीके से अपने को मेहनत करते रहना है और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार, जैसे चिड़िया तिनका तिनका उठा के अपना घोंसला बनाती है, उसी तरीके हमको धीरे धीरे करके अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। नमस्कार, मैं विनय शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा नाम विनय शुक्ला है और मैंने यूजीसी नेट 2 बार और जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि हमारा जो पेपर था यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो उसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ और नेट दोनों को क्वालिफाइड किया है। तो आगे जो होने वाला पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, उसकी तैयारी कैसे किया जाएगा, तो उस के रिगार्डिंग अपने को जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अब मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं कि यहाँ पे सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की जो है प्रोवाइड की जाएंगी। जो जिस तरीके से मैंने अपना जेआरएफ निकाला हुआ है उस चीज़ को, उस अनुभव को मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो बिना जो है टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस मुद्दे पे आते हैं। आज का जो हमारा यूनिट होगा वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इसको जो है पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इसमें अपने को पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस यूनिट को। राइट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे 2 वर्ड से बना हुआ है। इसमें जो है अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि अपने को क्या पढ़ना है। फाइनेंस से रिलेटेड जो है बातें होंगी इसमें। और अगर इसके स्कोप और फंक्शन की बात की जाए तो इसमें 2 तरीके के जो है अप्रोच होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि इसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात की जाती थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का जो माइंडसेट होता था, बिजनेसमैन का माइंडसेट होता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जो फंड्स होंगे उसको हम किस तरीके से प्रोक्योर करेंगे, किस कहाँ कहाँ से हम उसको जो है ला सकते हैं, उसकी बातें की जाती थी। अब एक बार पैसा जब हमारे बिजनेस में आ गया तो उसको किस तरीके से हमको इन्वेस्ट करना है कि इस ऐसे एसेट्स में जो है हम इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, और जो वो रिटर्न आएगा उसको किस तरीके से हम डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना जो है अपने पास में रिटेन करेंगे। इन सारी चीज़ों पे ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई जो है चर्चा नहीं होती थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या बात करता था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में बात करता था। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि पैसा तो आ गया हमारे पास, अब पैसा आया तो उस पैसे को इस तरीके से ऐसे सिक्योरिटीज़ में जो है हम इन्वेस्ट करें, ऐसे एसेट्स में हम लोग जो है इन्वेस्ट करें कि जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे रिटर्न आए, और जो रिटर्न आएगा उसको हम कितने अमाउंट में जो है शेयर होल्डर्स के पास में जो है डिविडेंड के फॉर्म में देंगे और कितने अमाउंट में अपने पास रिटेन अर्निंग के रूप में जो है रखेंगे, जिससे कि जो है हमारा जो बिजनेस है उसका विस्तार हो सके। अगर मान के चलो कि हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अगर दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है रिटेन अर्निंग के रूप में जो है अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। और अगर हमने जो है शेयर होल्डर्स को जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया तो क्या होगा कि शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमारे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 अप्रोच थे, एक था हमारे पास ट्रेडिशनल, एक था हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये रहा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। मतलब कि यहाँ पे जो बातें होती थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बातें होती थी, सिर्फ और सिर्फ ये रहा हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में बात होती थी। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रही बात मॉडर्न अप्रोच के बारे में, जो हमने बताया कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था, ये थोड़ा क्या होता है एनालिटिकल व्यू, एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग जो है इसमें जो देखा जाता है थोड़ा, तो इसमें लिखा भी हुआ है द मॉडर्न अप्रोच इज एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फर्म्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फाइनेंस फंक्शन कवर्स बोथ एक्विजिशन ऑफ फंड, मींस कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ में एज वेल एज द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस यूजेस। उन फंड्स को जब एक बार आ गया तो उसको किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के का ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो इसमें तो सिंपल सा है, या सभी लोगों को पता होगा कि इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो ये तो सिंपल सा है।
ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो फाइनेंस के जो फंक्शन होता है, इसमें 3 तरीके के जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, और ओवरऑल जो ये फाइनेंस का पूरा सिस्टम जो बैठा हुआ है वो सिर्फ इन्हीं तीनों डिसीजंस पे जो है लाई करता है। ठीक है, पहला जो डिसीजन है हमारे पास, वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये माफ करना, ये ऑर्डर जो इसका है ये थोड़ा गलत है। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जो कैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे कि हमारे पास पैसा आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनेंस फंक्शन में हम लोग पैसे पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आया। ठीक है, अब एक बार जब हमारे पास पैसा आ गया तो दूसरा जो डिसीजन होगा वो होगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट का। अब भाई जब पैसा हमारे पास आ गया तो उस पैसे को हम किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किन किन सिक्योरिटीज में जो है लगाएंगे कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा मेन डिसीजन होता है वो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या आया कि डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो 2 और ये हमारे पास 3। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो डिसीजन होगा, मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, वो होगा हमारा डिविडेंड डिसीजन। वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा कि कितने अमाउंट में जो हमारा प्रॉफिट होगा, मान के चलो कि हमारे पास प्रॉफिट 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, इस 1 लाख का कितने फॉर्म में हम शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना हम अपने पास रिटेन अर्निंग के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। अगर हम मान के चलिए कि अगर हमने जो है ज़्यादा दे दिया शेयर होल्डर्स को तो हमारे पास जो है क्या बचेगा, रिटेन अर्निंग के रूप में हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, और हमारे पास अगर पैसे नहीं बचेंगे तो हम अपने जो बिजनेस है उसका जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आगे विस्तार नहीं कर सकते। मान के चलो हमको जो है नया एक ब्रांच खोलना है, और तो हम कैसे खोल सकते हैं जब हमारे पास जो है पैसे ही नहीं बचेंगे। हम सारा का सारा जो है डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स तो खुश हो गए, लेकिन हमारे पास जो बिजनेस का जो विस्तार करने का जो हमारे पास पैसा होना चाहिए वो नहीं बचेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने जो है सारा पैसा 1 लाख में से ये पूरा जो है बचा के रख लिया। ठीक है, रिटेन अर्निंग के रूप में कि हमने जो है शेयर होल्डर्स को पैसे ही नहीं दिया, तो क्या होगा कि फिर मार्केट में जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो इमेज है वो थोड़ा डिक्लाइन होने लगेगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसमें दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, क्लियर है, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। ये तो सिंपल सा है, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर जो है आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो अपने को इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अब इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना है। मान के चलो ये, ठीक है, मान के चलो कि ये हमारा एक्स लिमिटेड है। ठीक है, अब ये एक्स लिमिटेड है, अब इसने क्या किया कि इसने जो है शेयर इशू, ठीक है, शेयर इशू किया या फिर मान के चलो कि डिबेंचर इशू किया, कुछ भी हो सकता है, शेयर्स हो सकता है। ये हमारे पास डिबेंचर हो गया। ठीक है, इसने शेयर्स इशू किया या फिर डिबेंचर इशू किया, कुछ भी मान के चलो। ठीक है, इसने इशू कर लिए 1 लाख रुपए का। ठीक है, मान के चलो ये है मिस्टर एक्स, इन्होंने जो है इस शेयर्स को परचेज कर लिया। ठीक, अब ये शेयर्स को जो इन्होंने परचेज कर लिया तो क्या होगा कि इन्होंने 1 लाख रुपया एक्स लिमिटेड को दे दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, तो इन्होंने अगर 1 लाख रुपया एक्स लिमिटेड को दिया हुआ है तो इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भाई साहब ऐसा है कि 1 साल बाद हमको जो है यहाँ से 1 साल बाद हमको यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना। इनके पास कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि भाई साहब हमने जब 1 लाख रुपया एक्स लिमिटेड को दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है विदिन 6 महीने 1 साल में हमको जो है वहां से कुछ पैसा आने वाला है। ठीक है, तो जो ये इन्होंने 1 लाख रुपया, अब क्या होगा कि एक्स लिमिटेड के लिए क्या होगा कि इन्होंने जो 1 लाख रुपया ये लिया हुआ है मिस्टर एक्स से, इसके बदले में इनको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इस 1 लाख की वो कॉस्ट होगी। ठीक है, तो उसी को क्या अब मान के चलो, अब यहाँ पे अगर डिबेंचर की बात हम करते हैं, ठीक है, अगर डिबेंचर की बात करते हैं, डिबेंचर इशू किया इन्होंने मिस्टर वाई को। ठीक है, 50,000 रुपए के जो है इन्होंने डिबेंचर इशू कर दिए मिस्टर वाई को। अब क्या होगा कि मिस्टर वाई जो है एक्सपेक्ट करके तो बैठेंगे कि भाई साहब ऐसा है 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में यहाँ से एक्स लिमिटेड से हमको कुछ ना कुछ पैसा जो है वापस आएगा, कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं।
तो और जो एक्स लिमिटेड है इनको जो है 1 साल में, 1 महीने में, 6 महीने में इनको जो है कुछ पैसा मिस्टर वाई को देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगर इन्होंने डिबेंचर इशू किया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये क्या है, इस डिबेंचर की क्या है, ये कॉस्ट है ना। तो ये जो कैपिटल इशू कर रहे हैं इसकी जो कॉस्ट है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये इस कैपिटल की जो है वो कॉस्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो कोई भी कैपिटल इशू करते हैं उसके बदले में जो कंपनी को पे करना पड़ता है वो उसकी कॉस्ट होती है, उसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, उस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे बहुत जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लगातार जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको याद रखना है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to the opportunity cost of making a specific investment। ठीक है, it is the rate of return। अब इसका दूसरा नाम है rate of return that could have been earned by putting that same money into the different investment with equal risk। ठीक है, ये इसका जो है लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है इसके डिफरेंट नाम है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ कट ऑफ रेट। एक कट ऑफ रेट बोला जाता है, दूसरा हर्डल रेट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा टारगेट रेट बोला जाता है, चौथा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड रेट। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ कॉस्ट की। अगर हम बात करते हैं तो कितने तरीके के कॉस्ट हो सकते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ है कंपोनेंट कॉस्ट, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कंपोजिट कॉस्ट, तीसरा एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये तो सबको पता होगा, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये भी सिंपल सा है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। अब अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट के बारे में अगर बोल लेते हैं तो ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। मान के चलो अगर हम सिर्फ जो है शेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो शेयर्स के बदले में जो हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो हम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी की बात की जा रही है, मतलब कंपोनेंट एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी की बात की जा रही है। कंपोजिट में हो गया सबके बारे में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, WACC जो बोला जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ये होगा मतलब शेयर्स डिबेंचर सबके बारे में मिला के जो बोला जाता है उसको कंपोजिट कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर आ गया एवरेज और मार्जिनल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में भी, एक्सप्लिसिट क्या है, जब हम जो है शेयर्स इशू करते हैं डिबेंचर, मतलब बाहरी जो कॉस्ट होती है हमारी, बाहर से जो हम पैसा जो है बिजनेस में लाते हैं उसके बदले में जो कॉस्ट लगती है उसको एक्सप्लिसिट बोला जाता है। इम्प्लिसिट जो रिटेन अर्निंग के रूप में जो हम रखते हैं उसके बदले में जो कॉस्ट होती है उसको जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वही लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंपोनेंट, कंपोजिट, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब बात करते हैं हम जो है पर्टिकुलर एक एक कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये इररिडीमेबल का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हम रिडीमेबल का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो हमारा रिडीमेबल का फॉर्मूला होता है वो होता है, इन केस ऑफ रिडीमेबल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारे पास। अगर हम इररिडीमेबल की पहले बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम लोग जो है लिख लेते हैं कि उसको जो है हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा KD इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस में RV को बोला जाता है रिडीमेबल वैल्यू, माइनस में नेट प्रोसीड अपॉन में N होगा। ठीक है, और इसको अपॉन में कर देंगे और फिर हो जाएगा हमारे पास RB प्लस में नेट प्रोसीड, ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जो है रट लीजिए। फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है कि हमारे को अब दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे जो है अपने को लिखना है। अब मान के चलो हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसकी जो हमारे पास फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, और जो रिडीमेबल होगी, रिडीमेबल होगी कितने पे, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक, और कितने पे, एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम पे, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, ठीक, इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है। फिर उसके बाद में और टैक्स रेट जो हमारे पास है वो है हमारे पास 50%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है देख लीजिए एक बार, बहुत। अब इसको जो है अपने को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन को सिंपल सा इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 100 रुपये पे अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 माइनस टैक्स का रेट 50% है, 50% हो गया, ठीक है, प्लस में अब बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रोसीड, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है हमारी, 10% जो है प्रीमियम पे रिडीम हो रही है, तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट जरा इसको इधर लिख देते हैं, ये हम एक बार फिर से इरेज करके छोटा लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास पुट कर लेते हैं इसमें, ये हो गया हमारे पास 10 हो गया हमारे पास, और 1 माइनस 50 हो गया, ठीक है, इसमें नेट प्रोसीड रिडीमेबल वैल्यू हमारे पास है, परसेंटेज जो है प्रीमियम पे रिडीम हो रही है, माइनस में 100 हो गया, फिर अपॉन में हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अपनेंगे, फिर 110 प्लस में 10 प्लस में 100 अपॉन में 2, आएगा, काटते हैं यहाँ से, तो 5 प्लस 2 अपॉन में, और फिर 110 प्लस 100 210 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105, ठीक है, इसका हो जाएगा 0.67 0.07, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो 6.7, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 6.7%, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, इसको जो है हम लोगों ने देख लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बार ध्यान में रखिएगा, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे इंटू 100 रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर हम करते हैं, इसको सारे को हम जो है क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग जो है एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, वो तो जो हमारा फार्मूला था वो था हमारे पास रिडीमेबल का था। अब हम बात करते हैं इररिडीमेबल के बारे में बात करते हैं। जो फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ डेट का, वो होगा हमारे पास आई 1 माइनस टी अपॉन में नेट प्रोसीड, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिडम्पशन नहीं होगा, तो वहां पे अपने को रिडीमेबल वैल्यू नहीं निकालना होगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो फार्मूला होगा 1 माइनस टी, ये तो सिंपल सा है। ये आई हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, और ये 1 माइनस टी टैक्स का रेट, और नेट प्रोसीड, ठीक है, कितना हमारे पास फेस वैल्यू था, ठीक है। इसको जो है सिंपल सा लगा लेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है, इसका फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला तो यही है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा दिया हुआ है बोरोइंग सेविंग, जो है बोरोइंग सेविंग टैक्सेस। अब देखो, अब क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट होता है, जो हमारा डेप्ट होगा, डिबेंचर होगा, उस पर अपने को क्या पे करना रहता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या होता है, वो टैक्स का सेविंग होता है, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, देखो ये पे लिखा हुआ है, नेट कॉस्ट ऑफ डेट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट पे लेस देन द टैक्स सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम द टैक्स डिडक्टेबिलिटी, वही लिखा हुआ है जो चीजें हमने पढ़ी। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, इसमें क्या है, दो ही चीज़ें हैं कि आपको रिडीमेबल में किस तरीके से फॉर्मूला है, एक है हमारे पास रिडीमेबल वाला और दूसरा है हमारे पास इररिडीमेबल। एक बार हम फिर से हम जो है इस फॉर्मूले को पूरे तरीके से लिख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जो है एक बार हम पूरा फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास रिडीमेबल वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I1 माइनस टी प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड अपॉन में एन, ठीक है। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद जो है वो रिडीम होगा। और फिर क्या है, आर वी प्लस में एन पी अपॉन में 2। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे एन होता है और यहाँ पे 100 लगा ही लगा है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इररिडीमेबल वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है I1 माइनस टी और अपॉन में नेट प्रोसीड। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से जो है फॉर्मूला लगता है। अब इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसको याद रखिएगा। ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसको याद रखिएगा। और इसमें और बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से निकाला जाता है, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए अपना जो है ये सेशन जो है वो सफिशियंट है। आगे से कल से हम लोग जो है इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो ये सारे जो है आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको लगातार जो है हम लोग डेली जो है पढ़ते रहेंगे और ईच एंड एवरी यूनिट को कवर करेंगे। पेपर 1 हुआ या फिर पेपर 2 कॉमर्स का पूरा जो है यूनिट कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आपको जो है फ़ायदा मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो है कल हम लोग जो है आज आगे इसके आगे का जो है प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।